हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हमें पढ़ना है हेगल के बारे में। इनका फुल नेम है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। 1770 में बर्थ हुआ, 1831 में इनकी डेथ हुई। तो ये कंप्लीट सेशन होगा, बहुत लंबी वीडियो है, आराम से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 1770 में इनका बर्थ हुआ, 1831 में इनकी डेथ होती है। इन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर लिखा, सबसे पहले ये समझते हैं। तो सबसे जो मेन टॉपिक्स है जिनके ऊपर इन्होंने लिखा वो है फ्रीडम, एथिक्स, स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, हिस्ट्री, राइट्स, पनिशमेंट। और इनकी जो मेन बुक है वो है एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट, 1821 में पब्लिश हुई। जैसे हमने पढ़ा लास्ट में कि रूसो ने बुक्स लिखी, डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, फिर लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरीके से लॉक की मेन बुक है कंसर्निंग टू गवर्नमेंट। इसी तरीके से मेन बुक जिसमें ज़्यादातर आइडियाज़ मिलते हैं हेगल के, वो बुक कौन सी है? एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट। तो यहाँ से हमें यह भी अंदाज़ा लगाना चाहिए दैट ही इज़ एसोसिएटेड विद कंसेप्ट ऑफ राइट्स। ठीक है, लेकिन राइट्स का जो उनका कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हम जैसे राइट को परसीव करते हैं वैसे हम बहुत डिटेल में समझेंगे। एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट, 1821। देखो, जो भी मेन बुक है ना इन स्कॉलर्स की, वो आपको पता होनी चाहिए, और उनका ईयर वैसे तो सारी पता होनी चाहिए, मेन बुक तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो बर्थ होता है 1770 में जर्मनी में, 1831 में डेथ होती है, हम समझ गए। उस टाइम पे जर्मनी सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, कई सिटी स्टेट थे, तो कई सारे सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड था। तो मतलब ये चाहते थे कि जर्मनी पावरफुल यूनिफाइड कंट्री बने। थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, आइडियाज़ को समझना थोड़ा इजी होगा। तो जब ये 18 साल के थे, एट द एज ऑफ 18, ही जॉइन ट्यूबिंगर स्टिफ्ट, एक मोनेस्ट्री थी जहाँ पे ये थियोलॉजिकल सेमिनरी में ग्रेजुएशन करते हैं। मतलब कहना ये चाहता हूँ मैं, या इससे हम ये समझ सकते हैं कि रिलीजन से जुड़ी स्टडी इन्होंने स्टार्टिंग से ही की है। ठीक है, उसके बाद ये प्राइवेट ट्यूटर बन जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड में चले जाते हैं। 1801 में ये जेना यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं। 1807 में फिनोनोमोलॉजी ऑफ स्पिरिट बुक लिखते हैं, ये भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। 1806 में क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्लोज हो जाती है ये जेना। बैटल ऑफ जेना हो रही थी क्योंकि नेपोलियन और प्रशियन स्टेट के बीच में। याद रखना, इन्होंने नेपोलियन के लिए क्या वर्ड यूज किया? वर्ल्ड स्पिरिट ऑन हॉर्स बैक। ठीक है, ऑन हॉर्स बैक, के घोड़े के ऊपर बैठी वर्ल्ड स्पिरिट। अभी वर्ल्ड स्पिरिट क्या आप समझोगे? मतलब ईश्वर एक तरीके से आया है, ईश्वर का अवतार, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। फिर 1816 में साइंस ऑफ लॉजिक लिखी, फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेज लिखी। फिर ये आप कह लो प्रोफेसर बन जाते हैं फिलोसफी के यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में। बाद में फिलोसफी ऑफ राइट्स लिखते हैं। मतलब ये कई सारी बुक्स लिखी है। इनमें से 2-3 जो हमें ज़रूर याद होनी चाहिए वो ये है, एक तो फिलोसफी ऑफ राइट्स, ये नहीं हमें भूलना है, 1821। साइंस ऑफ लॉजिक, 1816। ठीक है, इसके अलावा फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ये 3 बुक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ईयर भी। तो सबसे पहले फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट है 1807 में, फिर है साइंस ऑफ लॉजिक 1816, फिर उसके 5 साल बाद फिलोसफी ऑफ राइट्स। तो फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ लॉजिक, फिलोसफी ऑफ राइट्स। तो इनके आइडियाज़ जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, वो उसे आइडियलिज्म कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा आइडियाज़ आर अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, आइडियाज़ क्या है? अल्टीमेट रियलिटी है, आइडियाज़ ही रियलिटी हैं। ये कहते हैं कि जो भी चीज़ आपके दिमाग में आई है, आइडिया है। मतलब जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, जो भी आपके आसपास में चीज़ एग्जिस्ट करती है, चाहे आपके सामने देखो अभी क्या होगा, दीवार होगी, वॉल होगी, वॉल क्लॉक है, देयर इज बेड, देयर इज सोफा, देयर इज टीवी, लैपटॉप, जो भी चीज़ें आपके सराउंड हैं इस टाइम पे, वो सारी चीज़ें पहले किसी न किसी ने सोची होंगी,
तो पहले आइडिया आया होगा, बाद में वो ऑब्जेक्ट बना होगा। तो आइडियाज आर अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि पहले आइडिया आता है, बाद में ऑब्जेक्ट आता है। इसके अलावा ये चीज आपने याद रखनी है, आइडियाज और अल्टीमेट रियलिटी, और इनके अकॉर्डिंग ये वर्ड यूज करते हैं आइडियाज, माइंड, रीजन, स्पिरिट, गाइज्ड। इन सब का मीनिंग है, मतलब ये सारा सबका मीनिंग सेम है और यही रियलिटी है। तो ये वर्ड कई जगह आइडिया भी यूज कर लेंगे, कई जगह माइंड भी, रीजन, स्पिरिट या गाइस्ट या ईश्वर, गॉड, कुछ भी यूज कर सकते हैं कि वो रियलिटी है। वो कहते हैं बिहाइंड एवरी ऑब्जेक्ट देयर इज एन आइडिया। तो एक आइडिया होता है हर एक ऑब्जेक्ट के पीछे। ऑब्जेक्ट तभी बनता है, पहले आइडिया दिमाग में आता है। ठीक है। वो कहते हैं व्हाट इज रैशनल इज एक्चुअल, व्हाट इज एक्चुअल इज रैशनल। इस आइडिया की वजह से कई बार उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो यहां पे उनका कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज एक्चुअल है, यानी कि रियलिटी में इज एग्जिस्टिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वो चीज रैशनल है, यानी कि उसके पीछे कोई ना कोई रैशनल आइडिया होगा, कोई ना कोई साइंटिफिक आइडिया होगा। आपके सामने एग्जिस्ट करता है एक मोटरसाइकिल, एक साइकिल, एक कार या कुछ भी कह लो, या पेन, तो उसके पीछे एक साइंटिफिक आइडिया होता है ना कि पेन को कैसे बनाया जाए, उसके पीछे पूरी साइंस होती है। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, हर एक के पीछे पूरी साइंस है कि एक चीज कैसे काम करेगी, कैसे बनेगी। तो वो रैशनल आइडिया है ना, जिस पर बेस्ड वो एक्चुअल रियल थिंग अभी बनी है, एग्जिस्ट करती है इन फ्रंट ऑफ यू। तो जो भी चीज रैशनल है वही एक्चुअल है। इसके अलावा जो भी चीज एक्चुअल है हमें सामने दिखाई दे रही है, लेकिन उसके पीछे का रैशनल आइडिया हमें नहीं पता, लेकिन उसके पीछे भी एक रैशनल आइडिया एग्जिस्ट करता होगा, वो कहते हैं। जैसे आज के टाइम पे मान लो हमें नहीं पता कि पेड़ कैसे बनते हैं, ठीक है, अभी तो हमें पता है, तो लेकिन हमारे सामने पेड़ एग्जिस्ट करता है ना, तो इसके पीछे भी एक रैशनल आइडिया होगा। व्हाट इज एक्चुअल इज रैशनल, इसके पीछे भी होगा। जैसे आज के टाइम पे हम नहीं जानते कि सोलर सिस्टम के बियॉन्ड और कौन कौन से सिस्टम है, वहां पे एलियन है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अगर एक्चुअल है तो उसके पीछे भी एक रैशनल आइडिया होगा, एक साइंटिफिक आइडिया होगा। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज बेस्ड ऑन अ रैशनल आइडिया। इफ देयर इज एनी रैशनल आइडिया और प्रिंसिपल विल बी वन डे अ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी रैशनल या प्रिंसिपल रैशनल आइडिया है, अगर उसके ऊपर आज तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना तो बन जाएगा। तो स्पिरिट या गाइज्ड, जो बार बार ये वर्ड यूज करते हैं, अभी वो बताते हैं कि सबसे पहले क्या यहां पे एग्जिस्ट करता था, जब कुछ भी नहीं था। जैसे बिग बैंग थ्योरी है, तो उससे पहले कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं इन द बिगिनिंग यूनिवर्स वॉज एम्प्टी, यहां पे कुछ भी नहीं था, नो ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता था, ना कोई प्लेनेट, ना सोलर सिस्टम, ना स्पेस, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था स्टार्टिंग में। लेकिन तब भी एक चीज एग्जिस्ट करती थी, डेट वॉज माइंड, स्पिरिट और गाइज्ड, जो मैंने आपको बताया। और हमारे केस में इजी करने के लिए हम कह सकते हैं गॉड, ईश्वर, क्योंकि हमारे लिए हमने ये अपने रामायण महाभारत में पहले ऐसी चीजें पढ़ रखी है, सुन रखी है, तो हमारे लिए समझना इजी हो जाता है। रेफरेंस के लिए बता रहा हूं बस। लेकिन उस टाइम पे भी स्पिरिट एग्जिस्ट करती थी, बट डेट वॉज नॉट कॉन्शियस, वो कॉन्शियस नहीं थी। कॉन्शियस का मतलब होता है उसे अपने बारे में नहीं पता कि मैं क्या हूं। जैसे आज के टाइम पे बात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब तक आर्टिफिशियल है जब तक वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, कि नहीं, जब वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगी तो वो अपने आप को खुद फिर क्रिएट करेगी। तो उसे वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि मैं एग्जिस्ट करती हूं, मैं क्या हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसीलिए कहा जाता है। ऐसे ही माइंड या स्पिरिट थी, वो कॉन्शियस नहीं थी, मीनिंग डेट हैज नो नॉलेज अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, अपने बारे में उसे कुछ नहीं पता था। लेकिन स्पिरिट के पास पोटेंशियल थी कि वो सेल्फ नॉलेज गेन कर सकती है, सेल्फ कॉन्शियस बन सकती है। याद रखना, स्पिरिट वॉज नॉट लिविंग थिंग, लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियस बन सकती थी। उसके बाद स्पिरिट ने सोचा कि मैं कैसे अपने, देखो ये वाली कहानी आप सोचोगे कि ये कहानी कहां जा रही है सर, इसी से सारे उनके आइडियाज क्लियर हो जाएंगे, आपको देखना भी। उसके बाद स्पिरिट कहती है कि मुझे सेल्फ कॉन्शियस होना है, तो वो अपने आप को ट्रांसफर करती है एज इज ऑपोजिट मैटर। स्पिरिट तो दिखती नहीं है ना, स्पिरिट का कोई आकार नहीं है, फॉर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्पिरिट बस एग्जिस्ट करती है, एक शक्ति है, ऊर्जा है।
तो वो सेल्फ कॉन्शियस होना चाहती है, तो उसने अपने आप को पहले अपने ऑपोजिट मैटर में ट्रांसफॉर्म कर लिया, वो मैटर बन गई। मैटर बन के भी सेल्फ कॉन्शियस नहीं हो पाई। ऑब्जेक्टिव था सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है, तो ये नहीं हो पाई। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने अपने आप को शेप, अलग अलग चीजें इसने बनानी शुरू की उस मैटर के साथ। पहले आप कह लो कि इसने प्लेनेट बनाया, प्लेनेट कोई सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। फिर स्टार, पहले स्टार बने, प्लेनेट बने, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। फिर इसने कहा कि प्लांट बनते हैं, प्लांट भी सेल्फ कॉन्शियस नहीं थे। फिर एनिमल बने, एनिमल भी इतने ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस नहीं हो पाए। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस अचीव नहीं कर पा रही थी स्पिरिट किसी भी मैटर के थ्रू। कभी ये आप कह लो स्टार बनती, उसके थ्रू भी नहीं, प्लेनेट के थ्रू भी नहीं, मून, फिर ये यहां पे आ गई, प्लैनेट्स के बीच में आ गई, यहां पे प्लांट बनी, एनिमल बनी, पानी बना, सब कुछ बन के देख लिया इसने, लेकिन सेल्फ कॉन्शियस नहीं हो पाई कोई भी। यानी कि इसका हर एक चीज एक टूल की तरह काम करती थी इसके लिए, लेकिन कोई भी टूल इतना ज्यादा अच्छा नहीं था कि सेल्फ कॉन्शियस उसे कर सके। लेकिन फिर उसने शेप लिया ह्यूमन बीइंग का, और वो उसे कॉन्शियसनेस मिलनी शुरू हो गई। ओके, ह्यूमन कॉन्शियस था लेकिन फुली कॉन्शियस नहीं था, तो इसने कहा कि ह्यूमन सबसे अच्छा टूल है, इसी को मैं सेल्फ कॉन्शियस करती हूं। तो पूरी की पूरी जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस है। एमरजेंस एंड कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स विच इज डेवलपिंग एवरी सेकेंड। तो हमारी पूरी हिस्ट्री, हमारा ऑब्जेक्ट ही ये है, लाइफ का पर्पस ही है सेल्फ कॉन्शियस होना। माइंड कांट डेवलप इट सेल्फ अलोन, इट डेवलप्स थ्रू मैटर, ठीक है। और अभी ये सेल्फ कॉन्शियस हो कैसे सकती थी, तो ये तब हो सकती थी ह्यूमन के थ्रू, सेल्फ कॉन्शियस तब हो सकती थी अगर ह्यूमन को फ्रीडम मिलती। सोच के देखो, एक इंसान जो जेल में बंद है वो सेल्फ कॉन्शियस कैसे होगा, मतलब उसको आप कुछ भी नहीं करने दे रहे, तो फ्रीडम होनी चाहिए। तो फ्रीडम ही सेल्फ कॉन्शियसनेस है, फ्रीडम ही वो टूल है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सेल्फ कॉन्शियस हो सकते हो। तो जैसे ही माइंड एक्सपीरियंस करेगा एब्सोल्यूट फ्रीडम, ये सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगा। यहां तक बात आ गई। अभी ये बताते हैं थ्योरी ऑफ हिस्ट्री समझना इसी के थ्रू। वो कह रहे हैं हमारी पूरी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम है। हिस्ट्री कह रहे हैं कि जर्नी की तरह है हमारी, और वो जर्नी ट्रेवल कौन कर रहा है, माइंड। हमारा माइंड ट्रेवल कर रहा है वो जर्नी, वो माइंड कह लो, गॉड कह लो, स्पिरिट कह लो, गाइस्ट कह लो, कुछ भी, वो ट्रेवल कर रहा है हिस्ट्री। और माइंड ट्रेवल करता है ह्यूमन सिविलाइजेशन के थ्रू, और इसका एम पर्पस क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। इसके बाद वो कहते हैं कि 3 स्टेज है जहां पे इन्हें सेल्फ कॉन्शियसनेस की तरफ ही बढ़ रहा है माइंड। तो ह्यूमन हिस्ट्री के 3 स्टेज है, फ्रीडम के 3 स्टेज है। सबसे पहले है वर्ल्ड ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। यहां पे ऑटोक्रेटिक रूल होता था, डिक्टेटरशिप थी, इसे वो चाइल्डहुड ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। वन इज फ्री, यहां पे सिर्फ एक ही इंसान फ्री होता था जो राजा था। तो यहां पे स्पिरिट सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती क्योंकि सबको फ्री होना जरूरी है। फिर आया वर्ल्ड ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट्स। यहां पे अडोलसेंस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, यहां पर फ्यू वर फ्री, कुछ लोग फ्री थे, सारे नहीं, कुछ लोग। यहां भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं अचीव कर पाया माइंड। फिर आया पोस्ट रिफॉर्मेशन मॉडर्न क्रिश्चियन यूरोप। यहां पे ऑल आर फ्री, और इसे कहते हैं ओल्ड एज ऑफ हिस्ट्री। यहां पे जो स्पिरिट है, माइंड है, जिसने वो जर्नी शुरू की थी प्लेनेट बनाने से, यहां पे आके वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाती है इन फुली मैनर, ठीक है। अभी वो कह रहे हैं क्रिश्चियनिटी के बाद सभी लोगों को इक्वल माना गया, ये हुआ, ठीक है। और स्पिरिट के ना 3 पार्ट है, ये भी आपने याद रखना है। जो स्पिरिट सेल्फ कॉन्शियसनेस होना चाहती है ना, वो 3 डायमेंशंस में होती है। उसके 3 पार्ट है, एक तो आर्ट, एक रिलीजन, एक फिलॉसफी। तो 3 पार्ट्स में वो फुली कॉन्शियसनेस हो सकती है, ठीक है। वो कहते हैं एट द एंड ऑफ एवरी सिविलाइजेशन, जैसे ये 3 सिविलाइजेशन हुई ना, वर्ल्ड ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, ग्रीक सिटी स्टेट, तो हर एक के बाद लास्ट में एक फिलोसोफर पैदा होता था, और जो समराइज करता था उस फेज में कितनी फ्रीडम मिली कितनी नहीं। एरिस्टोटल हुए ग्रीस में, ठीक है। ऐसे ये कहते हैं, ये जो लास्ट वाला स्टेज है इसमें हेगल हुए हैं। जर्मन सिविलाइजेशन डिनोट्स लास्ट स्टेज ऑफ फ्रीडम, यहां पे जहां पे ये रह रहे हैं अभी हेगल।
नाउ स्पिरिट इज फुली कॉन्शियसनेस, इट नाउ बिकम्स गॉड एंड ऑन अर्थ इट रिप्रेजेंट्स बाय स्टेट। और देखो अभी जर्मनी में जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस हो चुकी है स्पिरिट, और उसने हर एक चीज़ अचीव कर ली है। आर्ट में सबसे ज़्यादा जो अचीव करना चाहती थी कर चुकी है, रिलीजन में कर चुकी है, फिलोसफी में कर चुकी है, इंस्टीट्यूशंस में कर चुके हैं, इंस्टीट्यूशंस में उसे चाहिए था स्टेट, तो वो अचीव कर चुकी है, ठीक है। और रिलीजन में कर चुकी है, रिलीजन में बेस्ट रिलीजन है प्रोटेस्टिज्म क्रिश्चियनिटी में, वो अचीव कर चुकी है। फिलॉसफी में कर चुकी है हेगल की फिलॉसफी के थ्रू, और आर्ट में कर चुकी है रोमांटिसिज्म के थ्रू। तो हर एक चीज में, हर एक फेज में, हर एक डायमेंशन में स्पिरिट के लिए जो जरूरी था बेस्ट चीज अचीव करना सेल्फ कॉन्शियस होने के लिए, वो यहां पे आके कर चुकी है। यहां लिख लेते हैं, ठीक है, कि स्पिरिट ने हर एक चीज को अचीव कर लिया। वो कौन सा इंस्टीट्यूशन था जिसकी उसे जरूरत थी सेल्फ कॉन्शियस होने के लिए? स्टेट की, मॉडर्न नेशन स्टेट, वो यहां पे आके बन चुका है। आर्ट में वो क्या अचीव कर सकती थी? बेस्ट, रोमांटिसिज्म, ठीक है। फिलॉसफी में वो बेस्ट क्या अचीव कर सकती थी या करना चाहती थी? वो है हेगल की फिलॉसफी, ओके। इसके अलावा रिलीजन में जो बेस्ट चीज वो अचीव कर सकती थी जिसकी उसे जरूरत थी फ्री होने के लिए, सेल्फ कॉन्शियस होने के लिए, तो वो है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, तो वो यहां पे उसने अचीव कर ली है। और ये जो स्टेट उसने अचीव किया, ये कहां पे आके किया? प्रशिया में, जहां पे ये रहते हैं, जर्मनी का वो पार्ट प्रशिया है। इसीलिए इन्होंने कहा स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो समझे आप कुछ बेसिक चीजें अभी इनके आइडियाज के बारे में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कई सारी चीजें आप समझे हैं, कई सारी चीजें अभी समझनी इनके बारे में बाकी है। तो ये तो बस फर्स्ट पार्ट था जो अभी हमने डिस्कस किया। आप कंप्लीट हमारे लेक्चर देख सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके, कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, ये नंबर गिवन है। इसके अलावा ऐप डाउनलोड कर लो, वेबसाइट डाउनलोड कर लो जिसका नाम है अमन पाठशाला, ठीक है। वेबसाइट है amanpathshala.com, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है। कोई भी डाउट है लिख के मुझे पूछना, ये नंबर भी गिवन है, कमेंट भी कर सकते हो। और कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना, और अच्छे से अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।